नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 जुलाई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला आर्टिकल ज़बरदस्त, हाउ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड्योर्स। कहने का मतलब यह है कि कैसे इस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को यूनाइट किया और आज की डेट में चाइना जो इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर, फाइनेंशियल पावर बन के खड़ा है, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर बन के खड़ा है, इसमें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत मेजर रोल है। 3 लीडर्स हमेशा याद आते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में, एक माओ जेडोंग, दूसरे डेंग जाओपिंग और उसके बाद जी जिनपिंग। कहीं ना कहीं जी जिनपिंग ने भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाई है सीपीसी के अंदर। जब भी चाइना की हिस्ट्री को लिखा जाएगा, जी जिनपिंग को बहुत याद किया जाएगा। क्योंकि डेंग जियाओपिंग के समय पे चाइना बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होता था, अपनी पावर को नहीं दिखाता था इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन जी जिनपिंग ने उस पर्टिकुलर स्टैंस को चेंज कर दिया और अब चाइना अपनी इंटरनेशनल रोल को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली और पॉम्पस तरीके से डिस्प्ले करता है। तो ओवरऑल इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सो कॉल्ड जो चाइना को ग्रेट बनाया है, उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है मैं कहूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे एन अटेम्प्ट टू साइलेंस द फिल्म फैटर्निटी। एक्चुअली कमल हसन साहब का ये आर्टिकल है और आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी बड़े मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी ने इस आर्टिकल को नहीं लिखा है। बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही एवरेज सा आर्टिकल है। और कल के आर्टिकल में जो न्यूज़ मैंने डिस्कस की थी आपके साथ, ये ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 वाली, वही न्यूज़ के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में, 4 मिनट में इसको डिस्कस कर लूँगा, जिससे जो स्पेसिफिक सब सेक्शन है वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल के। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, स्मॉल डोजेस। ये जो 6.28 लाख करोड़ का पैकेज आया है, उसको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू एसेस किया गया है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसको भी एक बार देख लेंगे। फिर नेक्स्ट, डेजर्ट होम। T20 वर्ल्ड कप यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अभी आपको पता है आईपीएल पूरा नहीं हुआ, आईपीएल भी वेस्ट एशिया में होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली दुबई में ही होगा। और आईपीएल खत्म होने के बाद ये जो 2020 वर्ल्ड कप है, ये यूएई में होगा। उससे पहले कुछ टेस्ट मैच होने इंग्लैंड में, शायद श्रीलंका के साथ भी कुछ मतलब गेम्स हैं, वनडे हैं। तो ओवरऑल इसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि कैसे ये जो यूएई है, यहाँ पे बाओ बबल को आराम से मीट किया जा सकता है, जो गेमिंग इवेंट्स हैं इनको बहुत आराम से कंडक्ट किया जा सकता है। इंडिया में तो क्या है कि भाई जो भी स्टेडियम वगैरह हैं दूर हैं, तो चेन्नई में एक मैच है, एक मैच मुंबई में है, तो फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वहाँ पे दूसरा स्टेट हो जाएगा, वहाँ पे क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट्स। लेकिन यूएई में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यूएई में जो 3 मेन ग्राउंड्स हैं, जैसे कि दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, ये आप कार से ही जा सकते हो आराम से। जो प्लेयर्स हैं वो होटल में क्वारंटीन हो सकते हैं, बायो बबल को आप फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए यूएई को एक बड़ा अच्छा वेन्यू बताया जा रहा है इस प्रकार के गेम्स को कंडक्ट करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट बताया गया है। फिर नेक्स्ट एक आर्टिकल है, एक मोंटेक सिंह अहुलवालिया का इंटरव्यू छपा है 1991 के लिबरलाइजेशन को लेके। तो उनसे पूछा जा रहा है कि 1991 का जो लिबरलाइजेशन इंडिया में वो किस प्रकार से काम किया है, सही है या गलत है। अगर 1991 से बाद का लिबरलाइजेशन आपने रमेश सिंह में देखा है ना, मैंने आपको रमेश सिंह पढ़ा रखी है, 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ इंडिया में, कैसी कैसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज ली गई। अगर आपने वहाँ पे मेरी वीडियोस को देख रखा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं नजर आएगा। दैट्स वाई मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी नया नहीं है। एक तो मोंटेक सिंह ओलवालिया के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है, और पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बाकी एक्सपर्ट्स की तरह ही है, रमेश सिंह ने भी वही सारी बातें लिख रखी। और आखिरी आर्टिकल के 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, री इमेजिनिंग एग्जामिनेशंस। तो भाई जो 10+2 के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है, एग्जाम्स को कंडक्ट कहाँ ही हो रहे हैं, आईसीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अपनी मेथडोलॉजी के हिसाब से और पुराने एग्जाम परफॉर्मेंस के हिसाब से बच्चों को पास कर रहे हैं। लेकिन ये जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में यूजीसी का जो स्ट्रिक्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या बोलता है कि भाई देखो, हायर एजुकेशन की डिग्री हम लोग पुराने असेसमेंट के बेसिस पे नहीं दे सकते, उसके लिए फाइनल एग्जाम कराना जरूरी है। तो अगर फाइनल एग्जाम अभी पेंडेमिक के चलते नहीं हो पा रहे तो आप उसको आगे एक्सटेंड करो। तो ये जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन आपके हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में कराए जाते हैं, ये कैसे कराए जा सकते हैं, इसमें किस किस प्रकार की मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे कुछ अपने व्यू पॉइंट्स दिया है। इन व्यू पॉइंट्स को हम देखेंगे। व्यू पॉइंट का ही तो खेल है। एक्चुअली में एडिटोरियल होता क्या है, एडिटोरियल व्यू पॉइंट ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। तो हमें संदीप भंडारी ने ज्वाइन किया है, प्रशांत कुमार ने ज्वाइन किया है, अंकिता कृष्णा त्रे ने ज्वाइन किया है, इप्सिता कनुंगो ने ज्वाइन किया है, मेहुल शर्मा ने हमको ज्वाइन किया है। तो संदीप, प्रशांत, अंकिता, इप्सिता, मेहुल, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एज अ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मेंबरशिप
अभी कुछ अलग से मेंबरशिप वीडियोस नहीं आ रही, उसके बाद भी आप ज्वाइन कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं आप, इसको अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, उन लोगों के ही काम आएगी ये लोग जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर थोड़े इनक्विजिटिव है, चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप वीडियोज़ के बारे में बता सकते हैं, मेरे चैनल्स के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है। कल ही मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है, लैंड फॉर्म्स, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, को पूरा खत्म किया है। तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी मेरे वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है। एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी की बहुत सारे लोग वीडियोस की डिमांड कर रहे थे, अब आ रहे हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। साथ साथ और भी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। जो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देगा वो मैं आप टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लिंक्स अपडेट हो रहे थे टेलीग्राम में। केवल वो लेक्चर्स की मैं लिंक्स अपडेट करूँगा जिनका नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू नहीं आता। साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मैसेज भी भेज सकते हो। तो भाई ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वाला आर्टिकल है, इसको एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो छोटे छोटे आर्टिकल से निपटा देते हैं, जैसे कि एन अटेम्प्ट टू साइलेंस द फिल्म फ्रेटर्निटी, द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट टू द सिनेमेटोग्राफ लॉ विल प्रिवेंट फिल्म मेकर्स फ्रॉम मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स। यहाँ पे कमल हसन साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, इस प्रकार का जो प्रपोजल सरकार लेके आ रही है, किसकी बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 की। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सर्कुलेट किया है पब्लिक डोमेन में, और लोगों से बोला है कि भाई आप अपने अपने व्यू पॉइंट दो इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को लेके। तो इनका ये बोलना है कि भाई एज अ फिल्म मेकर, ठीक है, मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं लोगों तक सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेके जाऊं, और इस प्रकार के जो लॉज हैं वो सरकार को एक लिमिट से ज़्यादा ताकत देते हैं चीज़ों को दबाने की। फिर ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आया है, ये प्रपोज क्या करता है कि एक प्रोविजो जोड़ा जाएगा टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट। और ये प्रोविजो क्या करेगा, दिस विल ग्रांट रिविजनरी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट री एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सर्टिफाइड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। मतलब कि वो फिल्म्स जिनको ऑलरेडी पब्लिक एग्जीबिशन के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है, उन फिल्म्स को फिर से री एग्जामिन करने की ताकत मिल जाएगी किसको, सरकार को। तो आपने सीबीएफसी के बारे में सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन है, ये बॉडी फिल्मों को सर्टिफाई करती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। इसके सर्टिफाई करने के बाद भी फिल्मों का री एग्जामिनेशन किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ना, दिस इज इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करो, कौन से, तो भाई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के एम शंकरप्पा 2000, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के एम शंकरप्पा 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6 क्लॉज 1 के कुछ पोर्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। मतलब ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई प्रोविजन सरकार के थ्रू जो ये बोले कि भाई सीबीएफसी से अप्रूवल होने के बाद भी उस फिल्म के ऊपर रोक लगा सकती है सरकार या उसको री एग्जामिन कर सकती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अपने नए लॉज में यहाँ पे सरकार ने बोला भी है कि ठीक है भाई, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या दे रखा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, उनके ऊपर जो जो रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दी हुई हैं। और इस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में सरकार ने अपने पास ये ताकत भी ले ली है कि भैया, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम फिल्मों को री एग्जामिन भी कर सकते हैं। मतलब फिल्मों के एग्जामिनेशन को, फिल्मों को नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ जोड़ा है। तो क्या फिल्में इतनी ताकतवर हैं कि वो हमारी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ सके? बिल्कुल है। लेकिन इस प्रकार के नियम कानूनों से बिल्कुल जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले पॉइंट्स है ना, वो फिल्मों में नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए जो भी फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नए लेजिस्लेशंस को अपोज कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल है, ये अभी एक ड्राफ्ट है, इसके ऊपर इनपुट मांगे गए हैं और कोई भी इनपुट दे सकता है, आप भी इनपुट दे सकते हो। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कमल हसन साहब। कमल हसन साहब बोल रहे हैं कि सरकार ऑलरेडी अप्रैल 2021 में एक गड़बड़ काम कर चुकी है। अप्रैल 2021 में फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल को हटा दिया गया। अभी फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्राइब्यूनल क्या था, तो मान लीजिए कि भाई
ये जो CBFC था, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, मान लीजिए इसने किसी फिल्म को सर्टिफाई किया या मान लीजिए फिल्म को सर्टिफाई नहीं किया, तो एक फिल्म मेकर के पास क्या चॉइस थी? फिल्म मेकर के फेवर में डिसीजन गया या अगेंस्ट में डिसीजन गया? अगर फिल्म मेकर को सरकार के डिसीजन को कॉन्ट्रडिक्ट करना है या CBFC के डिसीजन को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो वो कहाँ जा सकता था? फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकता था। लेकिन अब ये फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं है। तो मान लीजिए CBFC ने या भारत सरकार ने किसी फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेके मान लो एडवर्स डिसीजन लिया है, उस फिल्म मेकर के अगेंस्ट डिसीजन लिया है, तो उस फिल्म मेकर के पास अब क्या चॉइस बचती है? तो उस फिल्म मेकर के पास बस ये चॉइस बचती है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है। पहले उसके पास ये चॉइस थी कि वो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल जाके बोल सकता था कि देखिए साहब, ये CBFC ने मेरी फिल्म को सर्टिफाई नहीं किया, ये गलत है। लेकिन अब CBFC, ये आपका फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल तो हटा दिया सरकार ने अप्रैल 2021 में ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो अब केवल रेलेवेंट हाई कोर्ट के पास ही जा सकता है वो फिल्म मेकर। और हाई कोर्ट के पास जाने में एक प्रॉब्लम है। पहली बात तो हाई कोर्ट में केस लड़ना अपने आप में एक महंगा काम है। कोई बड़ा महंगा सा वकील आएगा, वो एक एक हियरिंग की 5-5 लाख रुपए लेगा, तो फिल्म मेकर का वैसे भट्टा बैठ जाएगा। दूसरा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाई कोर्ट्स में डिसीजन जल्दी नहीं आते। इसमें हाई कोर्ट की गलती नहीं है। हाई कोर्ट एक प्रोसेस से काम करता है। वो सारे प्लेयर्स की बात सुनेगा, सारे एक्टर्स की बात सुनेगा और फाइनली जजमेंट सुनाएगा। उसमें समय लग जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है अगर आप बहुत तेज भी चलोगे हाई कोर्ट के अंदर। और फिल्मों का तो क्या है कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं, बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव पैसा खत्म करके फिल्म बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जल्दी फिल्म रिलीज़ हो, जल्दी पैसा आए, जल्दी वो जितने भी प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबका पैसा बांटें। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फाइनेंशियल एंगल है वो बिगड़ जाता है अगर किसी फिल्म मेकर को हाई कोर्ट के पास जाना पड़ जाए अपनी फिल्म अप्रूव कराने के लिए। तो ये जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल को अप्रैल 2021 में ऑर्डिनेंस के थ्रू हटाया सरकार ने, ये भी काम गड़बड़ है। फिर भाई, कमल हसन साहब के खुद के एक्सपीरियंस भी बहुत खराब है। कमल हसन साहब की खुद की एक पिक्चर है जिसको बंद कर दिया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स दिखाए गए थे और ज़्यादा वो हॉल में चल नहीं पाई थी, मूवी थिएटर्स में। आपको अगर याद हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कमल हसन की वो कौन सी पिक्चर है जिसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और उसको थिएटर से हटाया गया था। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू दिस सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन और ये जो नया ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफो बिल आ रहा है आपका 2021 अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ दिस सिनेमेटोग्राफ एक्ट आपको याद रखना है। उसके साथ साथ अप्रैल 2021 में ये फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल हटा दिया गया था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, याद रखना है आपको। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM शंकरप्पा 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बार बार रीसर्टिफिकेशन करना किसी पर्टिकुलर फिल्म का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको ये याद रखना है। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है हमारी फिल्मों के ऊपर, ये आपको याद रखना है। और खास बात ये कि ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फिल्मों के अंदर, वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के कौन से सेक्शन में थ्रू जोड़ा जा रहा है? तो प्रोविजन जो है सेक्शन 5B क्लॉज 1 का। तो ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफर बिल में ये जो सेक्शन 5B क्लॉज 1 है, वो इस बात की ताकत दे रहा है भारत सरकार को कि भारत सरकार कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ये कल के द हिंदू एडिटोरियल में मैंने डिस्कस किया था। ये पर्टिकुलर नोट मेरी वेबसाइट का है, तो कल का जो 30 जून का द हिंदू एडिटोरियल जिस्ट है, वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा। वैसे भी रोज एडिटोरियल्स का जो भी मैं जिस्ट है, जिसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट उसमें आर्टिकल्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो सब ऑलरेडी द हिंदू के जिस्ट में आपको मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको KM शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये बता दिया है। एक्चुअली पहले कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि भाई सरकार के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिल्म की रीसर्टिफिकेशन या रिविजनल पावर्स नहीं होगी, और इस कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए, क्योंकि लाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं, कहीं ना कहीं बाद में एग्जाम्स में कोट करने में आपको काम आती है। तो इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया, थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो जाए। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्मॉल डोजेस, द फर्स्ट रिलीफ पैकेज फॉर द सेकेंड कोविड-19 वेव फॉल शॉर्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो भैया 6.28 करोड़ का पैकेज है, 28 लाख करोड़ का पैकेज है। अब देखिए, हमेशा से जब भी सरकार लोगों के लिए कुछ करती है
लोगों की और एक्सपर्ट्स की ये डिमांड रहती है कि भाई सरकार को लोगों के अकाउंट में पैसा डालना चाहिए, सरकार को डायरेक्ट कैश लेंडिंग करनी चाहिए लोगों को। सरकार का सीधा सीधा स्टैंड है कि अगर हम डायरेक्ट कैश लेंडिंग करेंगे, सीधे सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा डाल देंगे, तो लोगों की आदत बिगड़ जाएगी। और हमें यहाँ पे लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, ना कि उनको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट कर देना है। इसीलिए जब भी यूनियन बजट में कुछ पैसों का अनाउंसमेंट होता है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ, और अभी ये जो सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक के बाद 6.28 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, सरकार इसमें लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि आप थोड़ा इंतजार करिए, इन चीज़ों का बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं ये जो रीसेंट मेजर्स अनाउंस किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो क्या बोला गया है कि भाई इजी स्मॉल टिकट लोन्स दिए जाएंगे 25 लाख माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, 11,000 टूरिस्ट एजेंट्स को भी ये लोन दिए जाएंगे, फ्री टूरिस्ट वीजाज दिए जाएंगे। ओवरऑल 6.29 लाख या 28 लाख करोड़ के पैकेज में ये भी है। फिर लगभग 2.68 लाख करोड़ ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटीज, मतलब कि इस 6.28 लाख करोड़ में से 2.68 लाख करोड़ 2.68 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी मतलब कि सरकार की तरफ से इस बात की गारंटी दी जा रही है कि आपको लोन दिया जाएगा। तो मतलब कि क्या होता है कि जब एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोन देती है, तो उसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बहुत देखती है कि ये आदमी लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, इसका पहला एक लोन चल रहा है वो वही नहीं चुका रहा तो नया कैसे देगा। तो ऐसे केसेस में वो लोग जो ऑलरेडी पहले लोन दे चुके हैं पर पैंडेमिक के चलते कहीं ना कहीं उनका धंधा ठप हो रहा है, वो अपनी ईएमआई नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सरकार यहाँ गारंटी दे रही, क्रेडिट गारंटी, कि ठीक है भाई आपको हम लोन देंगे, आप अपना धंधा करो। फिर एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी जिसमें पहले 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था, इसमें 1.5 लाख करोड़ और एलोकेट किया गया, लेकिन स्कीम की लिमिट केवल 30 सितंबर तक है। हो सकता है कि 30 सितंबर के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, 25 सितंबर या 20 सितंबर को नोटिस आ गए कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर ये बोला गया है कि 60,000 करोड़ के लोन दिए जाएंगे कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स को। ओके, अब खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोन और क्रेडिट गारंटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यही बात यहाँ पे बोली जाती है कि सीधे सीधे लोगों के हाथ में नहीं पैसा दिया जा रहा है। जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई सरकार लोन बांट रही है। अभी लोन वाला काम तो तब काम करेगा ना जब इकोनॉमी रीबाउंड कर रही हो, लोगों में डिमांड जनरेट हो रही हो, तब बिजनेसेस लोन लेके नया धंधा चालू करें, उससे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं तो वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो एक्सपर्ट्स का ये बोलना है और अपोजिशन के लोगों का बोलना है कि लोगों के अकाउंट में पैसा दे दो। सरकार ये बोलती कि हम लोगों के अकाउंट में कैसे पैसा दे दें भाई, ठीक है ना, लोगों के अकाउंट में पैसा दे देंगे तो वो फ्री की आदत पड़ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले विनीत सर ने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्रेडिट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू जयराम रमेश। इस पर्टिकुलर वीडियो में विनीत सर ने समझाया है कि कैसे जो जयराम रमेश जी का ये बोलना है कि आप लोगों के अकाउंट में पैसा दे दो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, सरकार का लॉजिक क्या है। तो कुल मिला के सरकार का लॉजिक ये है कि हम फ्री में पैसा नहीं बांट सकते, हाँ हम लोन गारंटी दे सकते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे सकते हैं, और हम चाहते हैं कि लोग सेल्फ सस्टेनेबल बने, लॉन्ग टर्म में खुद काबिल बने। अब ऐसे केसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बेसिक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हिला हुआ है, मतलब कि सरकार लोन ज़्यादा बांट रही है, बैंक के लोन ज़्यादा बांट रही है और उनके पास डिपॉजिट्स लोगों के ज़्यादा आ नहीं रहे। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज़्यादा लोन बांटते हो तो आप प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहे हो, साथ साथ डिमांड भी स्टिमुलेट होनी चाहिए, और डिमांड गुड्स और सर्विसेज की काफ़ी नीचे चल रही है। फ्री वीज़ा वाला आइडिया काफ़ी अच्छा है कि भाई बाहर के लोगों को इंडिया का फ्री वीज़ा मिल रहा है, वो इंडिया में आएंगे, इंडिया में खर्चा करेंगे, होटलों में रुकेंगे, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाएंगे, लेकिन तब तक ज़्यादा लोग आने वाले हैं नहीं जब तक इंडिया में वैक्सीनेशन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो जल्दी कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करना जरूरी है, जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होगा फॉरेन टूरिस्ट भी आने में कतराएंगे, वो भी डर रहे हैं कि भाई कोरोना फैला हुआ और इंडिया में तो डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल रहा है तो कौन ही आएगा। फिर आप देखेंगे कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन दिए जाएंगे ट्रेवल एजेंट्स को, ताकि वो लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रेवल एजेंट को लेन दे के तब तक कुछ नहीं होने वाला है जब तक लोग घूमने नहीं जाएंगे। तो लोगों का घूमना शुरू होना चाहिए। ओके, लोग हॉलीडेज पे जाना शुरू करें, और अभी कहीं ना कहीं हॉलीडे पे जाना बंद है। मुंबई से जाने कितने लोग गोवा जाया करते थे, हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में सुनने में आता था, अब मैंने सुना ही नहीं बहुत दिनों से कि कोई गोवा गया हो। इस प्रकार से जो भी लोग डोमेस्टिक टूर्स मारते थे उनके टूर बंद हो गए। तो ट्रैवल एजेंट्स की धंधा भी बंद है। ट्रैवल एजेंट्स को आप कितना भी लोन बांट दो, धंधा उनका तब चलेगा जब भाई डोमेस्टिक ट्रैवल शुरू होगा,
टूरिज्म शुरू होगा वो कहीं ना कहीं समय पे रुका हुआ। एक तो लोग डरे हुए हैं, दूसरी बात कहीं जाओ तो वहाँ क्वारंटीन हो, वहाँ पे जाके टेस्ट कराओ, ये सब बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल ये जो मेजर्स हैं इनको यहाँ पे एक लाइन में बोला जाए तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये मेजर्स काम नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जो 20 लाख करोड़ वाला जो पैकेज था उसके रिस्पेक्ट में जो 6.28 लाख करोड़ का पैकेज है वो कम है। और खास बात यह है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्टिमुलस नहीं है डिमांड को। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की जेब में पैसा दे देते तो लोग सीधे सीधे मार्केट में जाके खत्म करते तो डिमांड पैदा होती। वो सरकार ने यहाँ पे नहीं किया। सरकार ने फ्री में लोगों को पैसा नहीं बांटा है और इस बात से एक्सपर्ट्स को हमेशा प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे 6.28 लाख करोड़ में 15,000 करोड़ पीडियाट्रिक केयर यानी बच्चों की केयर को एलोकेट किया गया। 50,000 करोड़ के लो इंटरेस्ट लिंक्ड हेल्थ प्रोजेक्ट्स में दिए गए। तो आगे आने वाले समय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव में अच्छा किया जा सके इसके लिए 50,000 करोड़ के लोन दिए गए। हेल्थ और वैक्सीनेशन को तेज करने की कोशिश की गई है। कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें ये है कि पहले जो स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई थी उनको यहाँ पे री अनाउंस किया गया, उनके अकाउंट को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो फर्टिलाइजर सब्सिडीज और फूड ग्रेन्स इस प्रकार के जो पहले अनाउंसमेंट हो चुके थे उनके पैसे को भी इस 6.28 लाख करोड़ में जोड़ दिया। तो देखिए एक प्रकार से मैं आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। ये स्पेसिफिक न्यूएंसेस मैं पहले की करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूँ, बट क्या है ना कि ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जैसे 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर पैकेज वाली न्यूज़ हो गई और ये 6.28 लाख करोड़ वाली न्यूज़ हो गई। इसमें जो भी पैसों का ब्रेकअप है ना इसको समझना और इसके दिमाग में रिटेन करना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये आप एग्जाम्स में कोट कर सकते हो। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ एंड दैट इज़ वाई मैं इसको बार बार डिस्कस करता हूँ। फिर फाइनली एंड में आखिर ये लिख रखा है कि वीक डिमांड एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी तो इन्फ्लेशन महंगाई भी बढ़ रही है, लोग पैसा बचा रहे हैं, हो सकता है उनको डर लग रहा है कि कहीं उनको कोरोना ने पकड़ लिया तो उनके पास पैसा होना चाहिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है तो उसके चलते कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा खत्म नहीं कर रहे हैं तो डिमांड नहीं पैदा हो रही है, तो सप्लाई बढ़ा के आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये सब बातें यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे खास बात ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा पॉलिसी डिसीजन सरकार ले सकती थी जो कि सरकार ने नहीं लिया है वो है हाई फ्यूल प्राइसेस। आपको पता है फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है और भारत सरकार ने अपने टैक्स कम कर रही है, बहुत सी राज्य की सरकारें भी अपने टैक्स नहीं कम कर रही। उसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और इस बात को लेकर सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये पेट्रोल डीजल के दाम नो डाउट भारत सरकार को पैसा लेके आते हैं और केंद्र सरकार ने पहली बार बहुत अमाउंटमेंट्स करके बोला भी है कि भाई पैंडेमिक के समय पे कोरोना की वैक्सीनेशंस के लिए लोगों के ऊपर लोगों की भलाई के लिए पैसा खर्च करने के लिए हम इस फ्यूल पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन रह रह के सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। और फिर पॉलिटिक्स आ जाती है कि पहले जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो कांग्रेस को बोलती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा हैं, अब वो पावर में है तो वो खुद ही पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा करके बैठे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इन हाई फ्यूल प्राइसेस को कम करना ज़रूरी है। तो ये जो हमारी आरबीआई और सरकार का ये जो जोर रहता है, आरबीआई तो खैर बहुत लंबे समय से कह रही है कि फ्यूल प्राइसेस कम होने चाहिए। तो कुल मिला के हमारी जो सरकार है वो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी को खुश करना चाहती है, उसके लिए फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है। अगर ये फ्यूल प्राइसेस को कम कर लिया जाए तो शायद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हमारी रेटिंग वैसे ही थोड़ा बहुत अच्छा कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, एक प्रकार का रिवीजन है आपके लिए। तो एक ये जो आर्टिकल था दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। एक्चुअली पहले के दोनों ही आर्टिकल आपके लिए रिवीजन थे, एक फिल्म फर्टिलिटी वाला और एक ही आपका 6.29 लाख करोड़ के पैकेज वाला। मैं आपको ये चीज़ें बार बार इसलिए पढ़ाता हूँ, हमेशा समझिए, इसको रिवीजन मत समझिए और अपने आप को बॉन्ड मत समझिएगा कि भाई ये सब चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली है तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनके रिपीटेड रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूज़, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये दो न्यूज़ की बात की, ये 3-4 दिन तक ही न्यूज़ में रहती हैं, 3-4 दिन के बाद ये न्यूज़ से गायब हो जाती है, नए टॉपिक्स चलने लगते हैं। ये सही बात है कि कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल में करंट अफेयर्स में लगातार 3-4 दिन रहेगी, लेकिन वो 3-4 दिन के बाद उसके बाद नहीं आएगी। तो उन 3-4 दिनों में अगर हम 2 बार कम से कम उस पर्टिकुलर न्यूज़ को देखें तो वो हमारे दिमाग में थोड़ी एच कर जाती है। फिर एंड में जब आप अपने करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं डेजर्ट होम। ये भाई T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। T20 वर्ल्ड कप को प्लान किया जा रहा है, कहाँ प्लान किया जा रहा है, तो यूएई में प्लान किया जा रहा है। यूएई एक बहुत प्रोमिनेंट क्रिकेटिंग वेन्यू की तरह उभर के आया। तो भाई पहले इंडिया में होना था T20 वर्ल्ड कप, अब ये हो रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और ऑब्वियसली बात है कोविड-19 इन्फेक्शन की रिकरेंट वेव्स आई हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं, अलग अलग शहरों के बीच में जाने के लिए फ्लाइटें पकड़ना, इंडिया का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो सब इंडिया में ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है।
और पहले प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह की बातों से लग भी रहा था कि शायद यूएई में चैंपियनशिप चली जाएगी। तो अब यूएई में चैंपियनशिप चली गई है। 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक आईसीसी आपका ये T20 वर्ल्ड कप कंडक्ट करेगा यूएई में। कुछ क्वालिफायर्स ओमान में भी खेले जा सकते हैं, पास में ओमान है। ऑब्वियसली बात आती है, जो कंट्रीज हैं वो चाहेंगी कि इतने बड़े स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स उनके यहाँ हो, पैसे आते हैं, बहुत सारे लोग इन मैचेस को देखने के लिए आते हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी में पैसा पंप इन होता है, तो वो इस प्रकार के गेमिंग इवेंट्स को हमेशा ही कंडक्ट करवाना चाहते हैं अपने देश में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ आईपीएल भी वेस्ट एशिया में होगा और T20 वर्ल्ड कप तो आपका दुबई में हो ही रहा है। खास बात क्या है, दुबई, अबू धाबी और शारजा, ये जो 3 ग्राउंड है ये आपस में बहुत पास है, तो किसी प्रकार की फ्लाइट पकड़ के आपको जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप कार से एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम जा सकते हो, बीच में किसी होटल में रह सकते हो, तो बायो बबल भी आप बहुत आराम से फॉलो कर लोगे, क्योंकि दुबई के अंदर भी बड़े स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है। प्लेयर्स पहुंचेंगे, उनका कोरोना का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप देख सकते हो कि यूएई को एक बड़ी प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन यहाँ पे चुना गया है। अच्छा, खास बात यहाँ पे ये है कि इंग्लैंड के साथ एक सीरीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी कोरोना के बाद इंडिया खेल चुका है। आईपीएल भी कमेंस हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को कोरोना निकला तो आईपीएल बंद कर दिया गया, उसको फिर से चालू किया जाएगा आपका दुबई के अंदर, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। कुल मिला के यहाँ पे यूएई एक पॉपुलर न्यूट्रल वैल्यू निकल के आ रहा है, और ये न्यूट्रल वैल्यू केवल इंडिया के लिए निकल के नहीं आ रहा है। एक समय पे जो शारजा का मैदान था, यहाँ पे जावेद मियांदाद और सचिन तेंदुलकर की जो वो ऑस्ट्रेलिया वाली पारी थी, इसको काफी याद किया जाता था। उसके बाद कहीं ना कहीं एक समय क्रिकेट में ऐसा भी आया था जब बहुत सारे बुकीज और बहुत सारे करप्ट इन्फ्लुएंसेस आ गए थे, मैच फिक्सिंग होने लगी थी। बुकीज प्लेयर्स को बोलते थे कि इस पे नो बॉल फेंको, इस पे विकेट लो, इस पे आउट हो, जिससे वो सट्टा लगाते थे और सट्टे में जीतते थे। प्लस एक समय के लिए पाकिस्तान भी, आप कह सकते हो कि ये जो पाकिस्तान था, इसके लिए यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट वेन्यू हो गया था। पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस यूएई में हुआ करते थे। अभी से अगर आप कुछ साल पहले चले जाओ, अब भी बात कर लो, क्योंकि कोई भी कंट्री पाकिस्तान में जाके मैच खेलना नहीं चाहती। वो तो अलग बात है कि श्रीलंका के प्लेयर्स को गोली लगी और फिर वो श्रीलंका वाले ही दोबारा पाकिस्तान में खेलने आए, वैसे कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती खेलने। इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड वाले तो बीच से ही पाकिस्तान से वापस आ गए, ठीक है, क्योंकि होटल के पास बम फट गया था। तो पाकिस्तान में जल्दी कोई टीम जाके खेलना चाहती नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के साथ कोई मैच हो रहा है तो उसका वेन्यू कहाँ रखा जाएगा, तो वो यूएई रखा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा कोई जाना चाहता नहीं है। आईपीएल भी यूएई में कई बार कंडक्ट हुआ है। तो यूएई एक न्यूट्रल स्पोर्टिंग वेन्यू की तरह निकल के आ रहा है, एक ऐसे होस्टिंग वेन्यू की तरह निकल के आ रहा है जहां पे सक्सेसफुली टूर्नामेंट्स को कंडक्ट कराया जाता है। चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई कंट्री पाकिस्तान में खेलने ना जाए तो वो पाकिस्तान के साथ खेलना है तो कहाँ खेल रही है, तो यूएई में खेल रही है। अब ये जो आईसीसी वर्ल्ड 2020 चैंपियनशिप हुई थी साउथ अफ्रीका में 2007 में, उसमें इंडिया जीता था। उसके बाद से अब तक कोई T20 गेम नहीं जीता है। तो देखते हैं इंडिया कैसा परफॉर्म कर पाता है। 6 लिमिटेड ओवर कंटेस्ट हैं श्रीलंका के साथ और 5 टेस्ट हैं इंग्लैंड में, और उसके बाद ये पहुंचेंगे आईपीएल के लिए, और आईपीएल के बाद आपका होगा T20 वर्ल्ड कप। भाई देखते हैं क्या कर पाते हैं T20 वर्ल्ड कप में। ये था। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, असेसमेंट इन एग्जामिनेशन, री इमेजिंग एग्जामिनेशन, डिसरप्शन कॉज्ड बाय द पैंडेमिक कॉल फॉर इनोवेटिव एंड होलिस्टिक मेथड्स ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और वो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। स्टोरी की तरह समझ लीजिए, मैंने इसके टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि टेक्स्ट उतना कुछ खास है नहीं। देखिए, अलग अलग एग्जामिनेशन सिस्टम में असेसमेंट्स की मेथडोलॉजी अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दो तरीके। जैसे 10+2 के एग्जाम्स हैं, अभी 10+2 के एग्जाम्स बोर्ड को बहुत सारे स्टेट्स ने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि भाई बोर्ड नहीं कराए जा सकते, कोरोना बहुत फैल रहा था सेकेंड वेव के दौरान। तो भाई सीबीएसई ने और आईसीएसई ने अपने अपने मैकेनिज्म दिए कि वो 12वीं कक्षा के नंबर छात्रों को किस प्रकार से देंगे। ये न्यूज़ मैंने आपके साथ कवर की थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी ये न्यूज़ कि भाई सीबीएसई की मेथोडोलॉजी क्या होगी। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम्स हमारे देश के सोशल कल्चर में एक बहुत बड़ी बात है। जब आपने 10वीं 12वीं दी होगी, आपको वो प्रेशर याद होगा। मैं तो आपको बताऊं, मेरे तो बहुत ही गंदे नंबर आए थे 12वीं में। मेरे तो घर वाले, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, मैंने क्या ही गुनाह कर दिया है, खून वून कराया किसी का, यानी क्या कराया। ठीक है, फैमिली मेंबर से ज़्यादा जो आसपास के लोग होते हैं ना, जो पास पड़ोसी होते हैं और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनसे बड़ा टॉर्चर झेलना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स का दिमाग ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स एक बार को ज़्यादा कुछ नहीं भी बोलते। खैर, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है।
होता ही रहता है, क्रिटिसाइज होना पड़ता है छोटा मोटा, पढ़ाई लिखाई जब आप नहीं करते हो। तो यहाँ पे 12वीं कक्षा के नंबर तो पुराने एग्जाम्स के असेसमेंट पे दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो हायर एजुकेशन के एग्जाम होते हैं, बीटेक के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हो गए या फिर एमटेक वगैरह आप कर रहे हो, तो इस प्रकार के जो हायर एजुकेशन के एग्जाम दे रहे हैं, जो फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं, जो टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, जैसे बीटेक में 4 साल है, 8 सेमेस्टर्स हैं, तो 8वां सेमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेमेस्टर। तो अब देखिए, हायर डिग्री के एग्जामों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि जो राज्य की सरकारें हैं वो बच्चों को इंटरनल असेसमेंट या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे पास नहीं कर सकते, ना नंबर दे सकते। ओके, तो यूजीसी का स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव क्या बोलता है कि भाई हायर एजुकेशन में एग्जाम तो आपको फाइनल कंडक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे 10+2 में आपने पुराने एग्जामों के बेसिस पे या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे नंबर दे दिया, पास कर दिया, फेल कर दिया, जो आपने किया, लेकिन ऐसा आप हायर एजुकेशन में बीटेक की डिग्री में या किसी और बड़ी डिग्री में नहीं कर सकते। वहां पे आपको एग्जाम लेना ही है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है स्टेट्स के पास कि स्टेट्स अपने फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस को हायर एजुकेशन में पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन उसको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे नंबर नहीं दे सकते। ओके, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात क्लियर कट अलग अलग राज्य की सरकारों को बता दी थी कि देखिए, यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनके फाइनल सेमेस्टर्स में आप उनको पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोट कर सकते हैं, नंबर नहीं दे सकते, आपको फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराने ही पड़ेंगे। क्योंकि यूजीसी का नियम क्या बोलता है, डिग्री कैन नॉट बी ग्राउंडेड विदाउट एग्जामिनेशन। तो अब खास बात यह है कि जो फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम है, जो हायर एजुकेशन के फाइनल एग्जाम्स हैं, इनको कंडक्ट करवाना है। अब इनको आप कैसे कंडक्ट करवाओगे? अब तक तो देखिए ऑफलाइन कंडक्ट होते थे, लोग एग्जाम सेंटर्स में जाके पेपर लिखा करते थे। ऑनलाइन कंडक्ट करना भी एक ऑप्शन आ गया है, और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन भी एक ऑप्शन आ गया है। अब आगे आने वाले समय में पूरी तरीके से ऑनलाइन कर पाना टेक्निकल एग्जाम से मुश्किल होता है, तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन शुड बी द अप्रोच। ठीक है भाई, अब शुड बी द अप्रोच बोलने में और अप्रोच को एक्चुअल में ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करने में फर्क होता है। तो एक नया एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे इवॉल्व करने की जरूरत है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग, स्किल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, एप्लीकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बोल बच्चन टाइप की बातें, इस प्रकार के शब्द अगर आप याद रख सके, एग्जाम में कोड कर सको, नंबर मिलते हैं, पर है तो बोल बच्चन। अब कुछ बड़े अच्छे पॉइंट। पहला पॉइंट कि भाई देखिए, जब भी ऑनलाइन एग्जाम होता है उसको आप कैसे एसेस करोगे? सब लोग घर पे बैठ के आंसर लिख रहे हैं, तो क्या बेस्ट तरीका उसको एसेस करने का? देखिए, घर पे सब लोग बैठ के आंसर लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑनलाइन आंसर्स लिख रहे हैं तो चीटिंग हुई हो। तो पीछे से हो सकता है कि वो लोग आपस में कनेक्टेड हो वाया इंटरनेट, और एक आंसर जो एक पर्टिकुलर पर्सन लिख रहा हो, वही आंसर दूसरा पर्सन चेप दे। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस को कैसे रोका जा सकता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कॉपी स्केप करके एक प्लेगरिज्म को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो एक वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट से कॉपीड कितना मटेरियल पड़ा है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। उसी प्रकार से एक एग्जाम में जितने लोगों ने भी अपनी आंसर शीट लिखी, उन आंसर शीट्स में कितना कॉमन कंटेंट है, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने किसी दूसरे स्टूडेंट का कितना कंटेंट चेप दिया, ये एक प्लेग्राम सॉफ्टवेयर के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक किया जा सकता है। तो ये जो शीट कॉपी करके बच्चे चेप देते ना असाइनमेंट में, ये प्रकार की चीजें ऑनलाइन एग्जाम्स में ना हो पाए, ये प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर इस बात को इंश्योर करेगा। ठीक है ना? तो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करके, इस्तेमाल करके ऑनलाइन बच्चे जो चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के कंटेंट को चेप रहे हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, पहली बात। तो दिस इज वन मेथडोलॉजी जिसके थ्रू इन एग्जाम्स को ऑनलाइन किया जा सकता है, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये एक बड़ी तगड़ी अप्रोच है। व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, व्हाट इज क्लोज्ड बुक? हम ज्यादातर जो एग्जामिनेशन देते हैं वो क्लोज्ड बुक होती है, मतलब हम बुक्स रेफर नहीं कर सकते एग्जाम देते वक्त। ओपन एग्जामिनेशन क्या बोलता है कि ठीक है भाई, जब आप एग्जाम दे रहे हो आप बुक को रेफर कर सकते हो, मतलब बुक आपके सामने रखी होगी, आप उसको खोल के फॉर्मूला देख सकते हो, चीजें कर सकते हो। अब यहाँ पे बोलोगे फिर काय बात का ये ओपन बुक एग्जाम, फिर तो एग्जामिनेशन ही नहीं रहा ना। अगर आपसे मान लो कोई सवाल पूछा गया और आप उस सवाल को सॉल्व करने के लिए किताब खोल सकते हो, तो क्या मतलब हुआ फिर उस एग्जाम का? जब किताब खोलोगे तो सॉल्यूशन देखोगे, लिख दोगे, लेकिन नहीं। ओपन बिन एग्जाम्स आपसे सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेंगे, वो आपसे एनालिटिकल सवाल पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है, व्हाट इज मशीन लर्निंग। ओके, तो व्हाट इज मशीन लर्निंग
इसकी डेफिनेशन हो सकता है कि आपकी किताब में लिखी हो, आपके बुक में लिखी हो। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो आप किताब से खोल के एप्लीकेशन वहां पे उसकी जो डेफिनेशन है वो चेप सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि नैनो टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग के क्या 5 एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस को रियल वर्ल्ड सिनारियोज के साथ मैच करिए। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो और आपको ओपन बुक एग्जाम दिया है, तो ओपन बुक एग्जाम में आप खोल के मैक्सिमम ये देख सकते हो कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, मशीन लर्निंग को नैनो टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से डिप्लॉय किया जा रहा है। ये आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा, आपकी एनालिटिकल स्किल्स पे डिपेंड करेगा। और आपको पता है जो न्यूमेरिकल सवाल होते हैं, स्टैटिस्टिकल सवाल होते हैं, उसमें इस प्रकार के बहुत सारे इंटर रिलेशंस निकाले जा सकते हैं। तो आप पॉइंट समझ रहे हो ना। ओपन बुक एग्जामिनेशन आपकी एनालिटिकल स्किल्स को अपील करते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन से कोई आसान नहीं होते हैं, वो उतने ही मुश्किल होते हैं क्योंकि वो आपकी एनालिटिकल स्किल के ऊपर जोर मारते हैं और इस प्रकार के एग्जाम्स बहुत अच्छा एसेस करते हैं बच्चों को। समझ गए बात को। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये दो बड़ी अच्छी मेथोडोलॉजी है जो मैं बोलूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो ओपन बुक एग्जामिनेशन, दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर को ढूंढ के मतलब डिप्लॉय करके ऑनलाइन जो बच्चे कॉपी चेप रहे हैं उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये हायर एजुकेशन में या फिर अगर आपसे 10+2 में भी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उसकी वल्नरेबिलिटीज को कैसे हटाया जाए, ये दो पॉइंट जरूर चेप देना है। एक तो ओपन बुक एग्जामिनेशन, दूसरा प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ये जो कॉपी वाला काम होता है इसको रोकना। अब चलते हैं अपने फाइनल आर्टिकल की तरफ। आज का अपना सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है भाई, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सक्सेस को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। भाई बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। लिखा किसने इस आर्टिकल को? तो अलका आचार्य जी ने आर्टिकल को लिखा है। प्रोफेसर हैं ये चाइनीज स्टडीज के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और ऑनररी फेलो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज न्यू दिल्ली के। तो थोड़ा बहुत इन्होंने चाइना की तारीफ भी की। और देखिए, चाइना की तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाइना की तारीफ करके चाइना किस दम पे ऊपर उठा इस बात को समझने की कोशिश करो तो इससे हम लोग भी एज एन इंडिया सिटीजन कुछ लेसन ले सकते हैं कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है। तो देखते हैं भाई, जहां पे जो चीज तारीफ करने लायक है उसकी तारीफ करनी भी चाहिए। अब जो चाइना के सिटीजन हैं वो अपने कंट्री के ट्रांसफॉर्मेशन को अंडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना किस प्रकार से देखते हैं। तो माओ जेडोंग के अंदर चाइना बना जान किलाई, मतलब चाइना नीचे से ऊपर की तरफ खड़ा हुआ। डेन जियोपांग के अंदर चाइना क्या बना? फू किलाई, मतलब अमीर बना। और जी जिनपिंग के अंदर चाइना क्या बना? कोर्स टू किंग किलाई, मतलब ताकतवर बना। तो कुल मिला के यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सारे डोमेस्टिक और एक्सटर्नल क्राइसिस से लड़ती हुई उसने अपने देश को बहुत स्ट्रांग बनाया है। और ये जो स्ट्रांग बनाने का प्रोसेस है इसको काफी डिबेट भी किया गया है। इतने लंबे समय तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे टिकी हुई है चाइना के अंदर, इसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं उठता है? उसकी बहुत सी वजह हैं। ओके, पिछले 70 सालों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। इसके खिलाफ अपोजिशन भी आया है। याद करिए तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। 1949 में जब चाइना बना उसके बाद से लेके अब तक उसकी ताकत को अगर आप एसेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना की ताकत, चाइना की उठने की वजह 1949 से शुरू नहीं हुई है। आपको लॉन्गी ड्यूरी समझना पड़ेगा यहाँ पे। लॉन्गी ड्यूरी का मतलब क्या है? चाइना आज की डेट में जो इतना बड़ा ताकतवर बना है, ऐसा नहीं कि 1949 में माओ जेडोंग के आने के बाद से ही वजह शुरू हुई चाइना के सक्सेसफुल होने की। नहीं, चाइना के सक्सेसफुल होने की वजह उससे बहुत पहले शुरू होती है। इसके सक्सेसफुल होने की वजह शुरू होती है द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन क्या है चाइना? यहां पे देखिए विकिपीडिया के हिसाब से द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन ऑल्सो नोन एज द 100 ईयर्स ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, मतलब 100 साल चाइना के जहां पे चाइना को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। द टर्म यूज्ड इन चाइना टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ इंटरवेंशन and subjugation of Chinese Empire and Republic of China by Western powers and Japan in between 1839 and 1949। 1839 से लेकर 1949 एडी तक जापान ने और वेस्टर्न पावर्स ने बहुत लंबे समय तक चाइना के ऊपर राज किया, चाइना को ह्यूमिलिएट किया, चाइना को मारा, चाइना को लूटा। तो ये जो 100 साल से ज्यादा का पीरियड था जिस समय पे चाइना को परेशान किया गया, लूटा किया गया, एक मेलन की तरह, कार्व्ड अप लाइक अ मेलन, एक नींबू की तरह उसको निचोड़ के रख दिया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। और इससे चाइना ने बहुत कुछ सीखा है। किंग अंपायर आपका कोलैप्स कर गया 1911 में। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, चाइना में चीजें बदल रही थी, लेकिन तब भी ह्यूमिलिएट तो उसको होना पड़ रहा था। आप देखोगे
कि इसके बाद एक पार्टी वहां से उठ के आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पहले तो जापानीज को हराया और फिर कुमिंटांग पार्टी को हराया 1949 में। कुमिंटांग पार्टी भाग के कहाँ चली गई, ताइवान चली गई। ताइवान में उन्होंने अपना बेस बना लिया। आज की डेट में जो ताइवान में बेस है, कुमिंटांग पार्टी भाग के गई थी, मेनलैंड के ऊपर चाइना का कंट्रोल हो गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह नजर आई चाइना के लोगों को, जो कि चाइना के लोगों को ये याद दिलाती थी कि देखो तुम्हारी हिस्ट्री कितनी गंदी रही है, किस हद तक इन वेस्टर्न पावर्स ने तुमको ह्यूमिलिएट किया है, और यहाँ पे अगर चाइना को किसी ने बचाया है ना तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइना के अंदर ये सिखाया जाता है लोगों को कि भाई ये जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन था ना, जिसमें हमको मारा गया, काटा गया, इस सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से चाइना को बचाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। इसलिए चाइना के अंदर बहुत फैन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सब चिढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लोग एडमायर भी करते हैं। और जो लोग सच में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन करने पाते हैं उनके लिए एवेन्यूज खुले हैं। पॉलिटिकल लेवल पे आप कार्यकर्ता की तरह काम करो, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के एक कलेक्टिव पर्पस जो सर्व किया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने रिजुविनेशन ऑफ चाइना में, वो क्या है, गिविंग देम अ नेशनल आइडेंटिटी। एक ऐसी आइडेंटिटी दी चाइना को जिसमें एक ताकतवर देश की तरह चाइना उभर के आया। उसकी आइडियोलॉजी बदली, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जबरदस्त तरीके से ऊपर उठी, पीपल लिबरेशन आर्मी को ताकतवर किया गया। यहां पे आप देखोगे कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि एक नया ही देश उभर के आया, जिसको दुनिया भर में एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देखा गया। और ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया, यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट भी हुई है। ओके, तो शुरुआत से देखते हैं माओ जेडोंग के अंदर क्या हुआ। 1949 में एक स्लोगन आया, ठीक है, क्या था स्लोगन, मे यू गोंग चोंग। अब ये आप पढ़ सकते हो क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है तो कोई नया चाइना नहीं है। मतलब माओ जेडोंग ने पोस्ट 1949 चाइना के लोगों को यह बताया कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चलते ही इस पूरी दुनिया में पुश बैक कर पा रहे हैं, नहीं तो हमको सब दबा देंगे। ओके, मतलब कि ओवरऑल मॉडर्न रेवोल्यूशंस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने आप को चाइना के लोगों का हार्बिंगर की तरह दिखाया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने यह दिखाया कि अब हम कभी भी अपने आप को ह्यूमिलिएट नहीं होने देंगे। माओ ने 1 अक्टूबर 1949 को एक मैसेज दिया था, चाइना हैड स्टूड अप एंड इट वुड नेवर लेट इटसेल्फ बी ह्यूमिलेटेड अगेन। क्योंकि बात क्या थी कि भाई 1839 से लेकर 1949 तक चाइना ह्यूमिलिएट ही हो रहा था। तो उस समय पे जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी वो ह्यूमिलिएशन थी। उस समय पे चाइना के लोगों के अंदर दिमाग में था कि कहीं फिर से जापान हम पे अटैक करके कब्जा तो नहीं कर लेगा, क्योंकि उससे पहले चाइना के ऊपर लगातार कब्जा ही चल रहा था। तो इसी रिस्पेक्ट में चाइना के लोगों के दिमाग में एक चीज बहुत डोमिनेंट रहती थी, कब्जा। चाइना के लोगों को यह लगना चाहिए कि भाई अब कोई फॉरेन पावर आके तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी, ह्यूमिलिएशन नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है भाई, ये चीज हुई। फिर आया डेंग ज़ियाओपिंग का एरा। डेंग ज़ियाओपिंग के एरा में ह्यूमिलिएशन से थीम हट गई थी, क्योंकि जब तक चीजें बदल चुकी थी, अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि कोई दूसरी कंट्री आके चाइना के ऊपर इतनी जल्दी कब्जा नहीं कर पाएगी, उनको मार नहीं पाएगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी लोगों के दिमाग में और लीडरशिप में भी कि चाइना के ऊपर कोई दूसरा पॉलिटिकल कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा। लेकिन खास बात यहाँ पे ये थी कि हम एज अ कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि चाइना को क्रिटिसाइज करती थी, तिब्बत के इशू को लेके, ताइवान के इशू को लेके, इनको पुश बैक करना शुरू किया चाइना ने। और चाइना ने बोला कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई बकवास मत करो, वेस्टर्न वैल्यूज अच्छी हैं, ये सब फालतू की बातें हमको मत सिखाओ। ये सब चाइना ने पूरी दुनिया को बताना शुरू किया। हालांकि बहुत ज्यादा ओपनली बताना नहीं शुरू किया है। तो अगर कोई ताइवान के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट आएगा या तिब्बत के ऊपर कोई उल्टा सीधा कमेंट आएगा, तो चाइना अपने स्टैंड को जस्टिफाई करेगा और उनको पुश बैक करेगा। तो ह्यूमिलेशन वाला पॉइंट यहाँ खत्म हो चुका था डेंग ज़ियाओपिंग के अंदर। फिर वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी आई। हालांकि वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी रिसेंट टाइम्स में ज्यादा दिखी है, लेकिन पहले भी थी। एक्चुअली में होता यह है कि ये जो चाइना के आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जैसे इंडिया में इंडियन फॉरेन सर्विसेज है ना, तो वहाँ पे चाइना की जो फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं, जो एम्बेसडर वगैरह बन के जाते हैं, उनकी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग कराई जाती है। उनको वोल्फ वॉरियर बना के भेजा जाता है ताकि वो दूसरे कंट्रीज में जाके चाइना के फॉरेन पॉलिसी के हितों को मेंटेन कर सके। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं आपको बता दूं। मतलब अपने इन वोल्फ वॉरियर्स के ऊपर चाइना बहुत ज्यादा बैंग करता है। उनके वोल्फ वॉरियर्स बहुत न्यूज में भी रहते हैं। देखिए चाइना की जो डिप्लोमेट थी नेपाल में, वो कैसे इतने लंबे समय तक केपी शर्मा ओली और प्रचंड के बीच में एक मांडवली कराती रहेगी, और मांडवली कराने में सक्सेसफुल भी हुई वो। हालांकि बाद में वो कोलिशन टूट गया, बट इससे आपको पता चलता है कि अपने इन वोल्फ वॉरियर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है चाइना। ठीक है, तो वेस्टर्न वैल्यूज को पुश बैक किया चाइना ने डेंग ज़ियाओपिंग के अंदर। अगर चाइना के अगेंस्ट कोई ये स्टेटमेंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान और तिब्बत, उसको पुश बैक किया।
फिर बोल्शेविक रेवोल्यूशन से यहाँ पे कुछ मैसेज लिया गया। 1917 में जो रशिया का बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था, उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया चाइना ने मार्क्सिज्म के सिद्धांत को सिनिसाइज किया। सिनिसाइज मतलब कि चाइना के कल्चरल एथोस के साथ इस मार्क्सिज्म की फिलॉसफी को जोड़ा। माओ ने जब रेजोल्यूशन लिया तो माओ ने बोला कि भाई ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के जो आप कह सकते हैं आधार हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन आधारों को चाइनीज कल्चर्स के हिसाब से अडेप्ट करके हमें अपना काम करना है। और जो पोस्ट 1949 की स्ट्रैटेजीज थी ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वहां पे ब्लाइंडली सोवियत या कैपिटलिस्ट के मॉडल को इम्बाइब नहीं किया चाइना ने। उन्होंने अपना ही एक प्रकार का मॉडल निकाला है, एक ऐसा सोशलिज्म जिसके अंदर चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा मार्क्सिज्म जो कि चाइना की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेट बैठता है। और इसके ऊपर पूरी थीसिस है, पूरी आप कह सकते हो पढ़ाई है। उस पढ़ाई को हमको यहाँ इतने छोटे से टाइम में देखने की जरूरत नहीं है। फिर भाई पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था। माओ जेडोंग की ताकत बहुत थी, डेंग जियोपांग की ताकत बहुत थी, लेकिन उस ताकत के बाद भी इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करने की भी कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि भाई जो डेवलपमेंट है वो तो पूरे चाइना में होगा, तो एक जगह बैठ के अगर आप पॉलिसी बनाते रहोगे तो कैसे हो पाएगा। तो इन्होंने रीजनल सेंटर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, उनको थोड़ी ताकत दी कि भाई आप अपने अपने लेवल पे प्लानिंग करो। इकोनॉमिक टारगेट्स दिए जाते तो उनसे बोला जाता था कि जो ज्यादा इकोनॉमिक टारगेट्स को पूरा करेगा, ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट कराएगा अपने इलाके में, हम उसको इस प्रकार से इनाम देंगे। फिर आया तिएनमेन क्राइसिस 1989 का। तिएनमेन क्राइसिस के समय पर डेंग जाओपिंग ने बहुत कुछ सीखा। डेंग जाओपिंग के रिफॉर्म से चाइना के लोग खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कुछ करप्शन चल रहा था, उसको लेके चाइना के लोग खुश नहीं थे। तो ये तिएनमेन स्क्वायर क्राइसिस आ गई, रेवोल्यूशन हो गया, जो स्टूडेंट्स थे चाइना की यूनिवर्सिटी की सड़कों पर उतर आए। अब उस रेवोल्यूशन को बहुत बुरी तरीके से दबाया, मारा गया बहुत सारे लोगों को। लेकिन डेंग जाओपिंग को यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई थी कि लोगों के अंदर गुस्सा है, और अगर लोगों के अंदर गुस्सा होगा तो बाद में भी डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे, और अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन आगे भी होते रहे तो हम राज नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे चाइना के डेंग जियोपांग को समझ में आया कि वी कैन नॉट अफोर्ड केओस। अगर चाइना के लोग ही सड़कों पर उतर आए तो एक लिमिट के बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी राज नहीं हो पाएगी। तिएनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट से पता चल गया था डेंग जियोपिंग को। तो उसके बाद चाइना ने अपनी एनर्जीज को चैनलाइज किया इन गेटिंग रिच। डेंग जियोपिंग को पता था कि चाइनीज की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और एक बार एक पर्टिकुलर पर्सन की जेब में पैसा आ जाता है ना, तो ज्यादा रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता। ठीक है ना, ज्यादातर लोग के पास अच्छा खासा पैसा है, अपनी फैमिली के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो फिर कोई रेवोल्यूशन ज्यादा सोचता नहीं है, उनको चला जाता है, चल तो चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बात यहाँ पे डेंग जियोपिंग ने समझी। आज की डेट में मोदी जी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है इंडिया के अंदर? कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग परेशान है नौकरियों को लेके। तो जब इंसान नौकरियों को लेके परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा? सरकार को गरियाने लगेगा, लीडर को गरियाने लगेगा। यही होता है इंडिया के अंदर। चाइना ने कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत हद तक स्टेबल किया। ऐसा नहीं चाइना में गरीबी नहीं है, बट इंडिया के लेवल की नहीं है। इंडिया से तो उनके हालात काफी बेटर है। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे डेंग जाओपिंग ने अमीर किया है चाइना को, पैसा डाला है चाइनीज की जेब में, इसीलिए वो इतने शांत हैं। लेकिन इस प्रोसेस में डेंग जाओपिंग और जी जिनपिंग, इन दोनों ने पॉलिटिकल फ्रीडम्स को दबाया है, अपनी पॉलिटिकल ताकत को और सेंट्रलाइज किया है। और जी जिनपिंग ने तो कुछ ज्यादा ही सेंट्रलाइज किया है। लेकिन वो चीज चल गई, क्यों चल गई? क्योंकि भाई इकोनॉमिकली चाइना बहुत स्ट्रांग है, लोगों की जेब में पैसे हैं, और उसके चलते आप देखोगे कि ज्यादा लोग रेजिस्ट नहीं करते। लोगों को लगता है कि अपना खर्चा पानी, दाल रोटी सही से चल रहा है, क्यों बेकार के रेवोल्यूशन के इस पचड़े में पड़ो। फिर आप देखोगे तो डेंग जाओपिंग और माओ जेडोंग के बीच में एक फर्क है। क्या फर्क है? कि भाई डेंग जाओपिंग ने इंटरनेशनल अफेयर्स की फील्ड में बहुत ज्यादा पॉम्पस नहीं रखी चीजें, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। और डेंग जाओपिंग का तो नारा ही था कि लोअर योर हेड एंड बाइड योर टाइम, मतलब अपना सर नीचे रखो और अपना समय लो, और उस समय के हिसाब से अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, जबरदस्ती दूसरों के पचड़ों में मत पड़ो। ये डेंग जाओपिंग का नारा था। लेकिन जब से आपके ये आ गए हैं, अपने जी जिनपिंग साहब आ गए हैं, जी जिनपिंग साहब का क्या है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पीपल रिपब्लिक चाइना इज अ ग्रेट पावर। आप सीधी सीधी बात ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, डेंग जाओपिंग वाला फिनोमेना नहीं है कि हम चुपचाप रहेंगे, हम ज्यादा किसी को पुश बैक नहीं करेंगे। अब चाइना पुश बैक कर रहा है, और जब आप पुश बैक करोगे ना तो रेजिस्टेंस आएगा, फ्रिक्शन आएगा। इसलिए चाइना के सामने फ्रिक्शन आ रहा है, और ये फ्रिक्शन बहुत अलग अलग थिएटर्स में आ रहा है। बट इन एनी केस, आज की डेट में चाहे चाइना की जो अचीवमेंट्स हैं, 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, ओवरऑल अगर आप देखो तो चाइना और चाइनी की कम्युनिस्ट पार्टी एज अ पॉलिटिकल मॉडल ये बहुत सक्सेसफुल है, एज एन इकोनॉमिक मॉडल ये बहुत सक्सेसफुल है।
लेकिन चाइना आज की डेट में बहुत अनइक्वल सोसाइटी है। चाइना में किसी भी प्रकार की कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फिर चाइना ने जो कुछ भी किया है उसके चलते इन्वायरमेंटल नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा है। और आप कहीं ना कहीं देखो उनके स्टेट वेलफेयर पैकेजेस अब कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो फिर भी ठीक है। चाइना की लीडरशिप को हमेशा एक बात पता है कि भाई लोगों की जेब में पैसा रहना चाहिए। अगर इनकी जेब में पैसा नहीं रहा तो कल की डेट में ये खड़े हो जाएंगे तुम्हारी लीडरशिप के अगेंस्ट में, फिर क्या करोगे। 140 करोड़ की आबादी अगर चाइना की आर्मी के सामने खड़ी होगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन एक मेजर तबके को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के रखा है चाइना ने, और उसके चलते चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज है वो एथोस में इम्बाइब हो चुका है। और अब तो प्रॉपर आप कहते हैं ना कि एजुकेशनल कैंपेन्स चलाता है चाइना। प्रॉपर उनके स्कूलों में, उनके सिलेबस में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ग्रेटनेस को बच्चे को पढ़ाया जाता है। एक बच्चा जो छोटे से स्कूल में पढ़ रहा है उसको स्कूल में ये बात पढ़ाई जाती है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कितनी ग्रेट है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आपके लिए क्या क्या किया है, कल की डेट में आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करके ग्रेट बना सकते हो चाइना को। तो इस प्रकार की चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो छोटे से बच्चों के एथोस में डाल दिया जाता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही तुम्हारी हार्बिंगर है, तुम्हारी सेवियर है। तो इस प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को यहाँ पे ग्रेड बनाया। तो ये एक आर्टिकल था चाइना के कम्युनिज्म को लेके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इन्फो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आई होप आपको डेली के एडिटोरियल वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर अब तक आपने इस वीडियो को देखा है, एक कमेंट डाल के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स डालने के लिए इसलिए बोलता हूँ जो कि वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब वीडियोज़ को ज़्यादा रिकमेंड करता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। और थोड़ा वीडियोज़ को शेयर करिए। एडिटोरियल में कभी कभी तो 8,000 व्यूज़ तक चले जाते हैं, कभी कभी वो 4,000 पे सिमट के रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा हैफेज़र्ड वे में इसके व्यूज़ फ्लक्चुएट करते हैं। तो आप शेयर करते रहोगे तो उसका व्यू बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।